में हम आपको ये बता रहे हैं कि भारत में आज भी जो केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन हैं वो 837 हैं, जो कि विश्व के सभी बड़े देशों की तुलना में अभी भी काफ़ी कम हैं। और कुछ देश तो ऐसे हैं जहां भारत की तुलना में 12 या 13 गुना अधिक केस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। अगर हम मृत्यु को देखें पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये 20.4 है भारत में। ये भी विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से है। अनेक देश ऐसे हैं जो आप इस ग्राफ में देख रहे हैं जहां 21 टाइम्स या 33 टाइम्स हायर डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन हैं। ये महत्वपूर्ण स्लाइड है क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब हम कोविड से लड़ाई कर रहे हैं तो एग्रेसिव टेस्टिंग सबसे बड़ा हथियार है। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि WHO के गाइडेंस नोट में ये कहा गया है कि एडिक्वेट टेस्टिंग तब होती है जबकि आप प्रतिदिन 140 टेस्ट प्रति 10 लाख पॉपुलेशन करें और इस दर को लंबे समय तक कायम रखें। सो यू नीड टू डू 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन एंड यू नीड टू कंटिन्यू दिस लेवल ऑफ टेस्टिंग ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो आप देखेंगे कि वर्तमान में भारत में हम 180 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो पर मिलियन टेस्ट का मापदंड है इसको पॉजिटिविटी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। केवल टेस्ट कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। आपको ये टेस्ट इस स्तर पर 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख पॉपुलेशन करने हैं ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 10% पर आ जाए पहले चरण में, और जारी रखना है इस स्तर की टेस्टिंग को ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 5% या उससे कम हो जाए। सो दैट इज द अल्टीमेट एम, टू मेंटेन दिस लेवल ऑफ टेस्टिंग एंड टू ब्रिंग पॉजिटिविटी डाउन टू 5% इवेंचुअली और इवन लोअर देन दैट। ये जो अगली स्लाइड है इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि आज भी भारत में 30 राज्य और यूनियन टेरिटरीज संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां की पॉजिटिविटी भारत की जो पॉजिटिविटी का औसत है उससे कम है। सबसे नीचे भारत की पॉजिटिविटी है देश की विच इज़ 8.07। ये भी डायनेमिक फिगर है, प्रतिदिन ये बदलता है, तो हम आपको लेटेस्ट आंकड़ा दिखा रहे हैं। और ये वो राज्य हैं कुछ राज्य, क्योंकि 30 राज्य हम आपको इस स्लाइड में नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो बड़े राज्य हैं जहां की पॉजिटिविटी देश की पॉजिटिविटी से कम है। और जैसा मैंने पहले आपके समक्ष निवेदन किया कि आप 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख पॉपुलेशन तो करें ही, लेकिन एम ये होना चाहिए कि इसके साथ पॉजिटिविटी पहले 10% पर लाएं अगर ज़्यादा है, और फिर धीरे धीरे उसको 5% पर या उससे कम लाएं। तो ये वो राज्य हैं जिन्होंने कि अलग अलग मात्रा में इस लक्ष्य को पाया है। ये स्लाइड मैं आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो 4,02,529 का आंकड़ा है ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये देश का वास्तविक कोविड लोड है। द एक्चुअल लोड ऑफ डिजीज एज ऑन डेट इन द कंट्री इज 4,02,529, और दूसरी तरफ वो 7,24,000 के लगभग लोग हैं जो कि ठीक हो गए, भले चंगे हो गए, अपने घर चले गए, रिकवर कर गए हैं। तो जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो ऐतिहासिक आंकड़ों में हमें उलझना नहीं चाहिए। हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए एक्टिव केसेस की संख्या पर, क्योंकि वो केसेस हैं जो या तो अस्पताल में हैं और हमारे हेल्थ सिस्टम की एफिशिएंसी का इम्तहान उन केसेस के ठीक होने से है, या ये वो केस हैं जो घरों पर हैं, होम आइसोलेशन में हैं और उनकी भी मेडिकल निगरानी की जा रही है। उसके भी अलग अलग तरीके हैं जो हम आगे आपसे विमर्श करेंगे। तो महत्वपूर्ण आंकड़ा 4,02,529 का है जो एक्टिव केसेस हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे एक्टिव केसेस, डेथ
और रिकवर्ड केसेस, ये एब्सोल्यूट नंबर्स हैं। आप देखेंगे कि जो नीला हिस्सा है इस ग्राफ का, वो केसेस हैं जो एक्टिव केसेस हैं, यानी जो केस या तो अस्पताल में हैं या घरों में होम आइसोलेशन में हैं। जो हरा हिस्सा है वो दिखाता है जो लोग डिस्चार्ज हो गए, रिकवर करके घरों पर चले गए। और जो बीच में लाल हिस्सा है वो डेथ्स का है, वो मृत्यु जो अनफॉर्चुनेट हुई इस बीमारी से, उसको दिखाता है। आप देखेंगे कि निरंतर जो नीला क्षेत्र है ग्राफ का वो घट रहा है और जो हरा एरिया है ग्राफ का वो बढ़ रहा है, यानी रिकवरी दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है और एक्टिव केसेस की संख्या दिनों दिन कम हो रही है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो लोग आपके पॉजिटिव होते हैं और एक्टिव केसेस में आते हैं, उनमें से कितने की जिंदगी, कितनों का जीवन हम अपनी वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत बचा नहीं पाते हैं, उसको हम केस फर्टिलिटी रेट से उसका आकलन करते हैं। और आप ये देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम the case fatality rate has dropped significantly to 2.43%, and this is a tribute to our frontline healthcare workers, our doctors, our nurses, our paramedical workers and other caregivers। ये उन सब के डेडिकेटेड और सम्मिलित प्रयासों का फल है कि आज भारत जैसे बड़े देश का, जहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं की अक्सरह उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं, तो सीमित संसाधनों के होते हुए भी अगर इतने बड़े देश में केस फर्टिलिटी रेट को 2.43% पर सीमित किया जा सका, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल वर्कर्स का है। एक रोल एम्स न्यू दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस का भी है, जिन्होंने कि आगे बढ़कर विभिन्न जो देश के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं उनको इंगेज किया, उनके क्लिनिशियंस, उनके आईसीयू के डॉक्टर्स उनके साथ टेली कंसल्टेशन किया, हफ्ते में 2 दिन करते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह से मरीजों की बेहतर देखभाल की जाए जिससे इस केस फर्टिलिटी रेट को और कम किया जा सके। जब हम ये कहते हैं कि देश का केस फर्टिलिटी रेट क्या है 2.43, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अनेक राज्य और अनेक संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की केस फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से भी कम है, उनका भी जिक्र यहाँ हमने किया है। और ये भी एक संतोष की स्थिति है कि ये वो राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जहाँ 1000 या उससे अधिक केस रिपोर्ट हुए और तब उनका फर्टिलिटी रेट इतना है। जहाँ मान लीजिए केवल 100 ही केस हैं या 200 केस हैं, संभवतः वहाँ केस फर्टिलिटी रेट की तुलना राष्ट्रीय औसत से करना उचित नहीं होगा। इसलिए हमने आपको वो तुलना दिखाई है ऐसे राज्यों की और ऐसे यूटीज़ की जहाँ 1000 या 1000 से ज़्यादा केसेस हैं, उसके बावजूद उनका केस फर्टिलिटी रेट देश के केस फर्टिलिटी रेट से बहुत कम है। तो ओवरऑल ये मेरी अंतिम स्लाइड थी। ओवरऑल मैं धन्यवाद। ओवरऑल ये निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक देश ने कोविड-19 के मामलों को रिलेटिवली वेल अच्छे तरीके से हैंडल किया है। भारत सरकार या भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का सहयोग सभी राज्य सरकारों को मिल रहा है। समय समय पर हमारी टीमें राज्य सरकारों के साथ संवाद करती हैं। ये टीमें राज्य सरकारों का भ्रमण भी करती हैं और उन्हें दिशा निर्देश देती हैं। जो भी निर्णय मंत्रालय के स्तर पर लिए जाते हैं उसमें डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स और जो साइंस और एविडेंस बेस्ड इनपुट्स आते हैं उसके आधार पर निर्णय होते हैं। ऐसा ही एक साइंस बेस्ड इनपुट और डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट के द्वारा की गई एक्सरसाइज का उदाहरण दिल्ली का सेरो सर्विलेंस है जो आपके समक्ष प्रस्तुत आज किया जाएगा। तो अभी तक जो हमारे अनुभव रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि अगर हम इफ़ेक्टिव कंटेनमेंट, इफ़ेक्टिव सर्विलेंस, हाउस टू हाउस सर्च फॉर एक्टिव केसेस, एग्रेसिव टेस्टिंग
टेस्टिंग के बाद उनका आइसोलेशन, प्रॉम्प्ट आइसोलेशन और एफिशिएंट ट्रीटमेंट, इन चीज़ों पर ध्यान दें तो उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। डायरेक्टर एनसीडीसी प्लीज। धन्यवाद और सभी लोगों को नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष एक साइंटिफिक स्टडी सीरो प्रेवलेंस पे जो दिल्ली की आबादी के ऊपर की गई थी उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि आप सभी इस बात से जानकारी रखते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। अगर कोई भी संक्रमण चाहे वायरल हो, बैक्टीरियल हो या किसी और पैरासिटिक हो, वो बॉडी में दो प्रकार के रिस्पॉन्स जनरेट करता है। पहला है एंटीजन रिस्पॉन्स और दूसरा है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। ये हमें समझना बहुत आवश्यक इसलिए है कि जो कोविड-19 के इन्फेक्शन में हम रिस्पॉन्स देखते हैं, पहला रिस्पॉन्स हम मेजर कर पाते हैं, वो है हमारा एंटीजन रिस्पॉन्स, जिसको पकड़ने के हमारे पास दो प्रकार के टेस्ट आज की तारीख में मौजूद हैं। पहला है RT-PCR टेस्ट, जो कि सभी लोग जानते हैं, हम लोग शुरू से उसको निरंतर अपने उसमें बढ़ाते जा रहे हैं और आज देश में इसके 1000 से ऊपर भी टेस्टिंग सेंटर्स मौजूद हैं। दूसरा है हमारा रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है और जिसके तहत हम लोग जो टेस्ट का रिजल्ट हम लोग करीब 24-48 घंटे में भी पा रहे थे, वो आज इस टेस्ट के द्वारा मात्र आधे घंटे में पता लग सकता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी वो है संभ्रांति है कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी RT-PCR के मुकाबले थोड़ी कम है। तो पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव को अगर उनको सिम्टम होते हैं तो दोबारा टेस्ट किया जाता है। इन दोनों टेस्टों का एक उपयोग यह है कि व्यक्ति के ट्रीटमेंट में और मैनेजमेंट में सहायक होते हैं। ये यहां पर ध्यान देने की बात है, ये व्यक्तिगत रूप से हमको ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में सहायक के रूप में कार्य करते हैं दोनों टेस्ट। दूसरा हमारा टेस्ट है एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। ये हमारा टेस्ट है जो कि हम सीरो सर्वेलेंस कहते हैं और सीरो सर्वे स्टडीज में इसको उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है एक कम्युनिटी प्रेवलेंस और कम्युनिटी इन्फेक्शन का प्रेवलेंस एट कम्युनिटी लेवल और पॉपुलेशन लेवल असेसमेंट का ये हमारा एक मापदंड माना जाता है। अगर हम इसका देखें कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और यह आवश्यकता क्या है साइंटिफिक स्टडीज में, तो हम जहां तक मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर देना चाहूंगा कि हम कोई सा भी सर्वेलेंस नेटवर्क लगाएं, कहीं ना कहीं हमारे कुछ लोग इन्फेक्शन से जो संक्रमित होते हैं या जो इन्फेक्शन को एक्सपोज होते हैं, वो हमारे सर्वेलेंस के दायरे से छूट जाते हैं। और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो लोग एक तो वो इंक्यूबेशन पीरियड में हो सकते हैं, दूसरे वो एसिम्प्टोमेटिक फेज में हो सकते हैं, तीसरे वो प्री सिम्प्टोमेटिक फेज में हो सकते हैं, और तीसरा चूंकि हमें वायरल लोड बिल्टअप होने में हमारे अपने शरीर की अपनी क्षमता होती है, जिसके अनुसार शहने वायरस का हमारे शरीर में एक लेवल बढ़ता है और जब वो लेवल एक टेस्ट को पकड़ में आने की सेंसिटिविटी के दायरे में आता है, तभी वो टेस्ट उसको पकड़ पाता है। तो इस प्रकार कुछ लोग हमारे इसके दायरे से बाहर रहते हैं। वो बर्डन हमको एसेस करने के लिए और वो बर्डन हमको बताता है कि हमारी पॉपुलेशन में किस हद तक एक वायरस का एक्सपोजर हो गया है। तो इसी को हमने डिटेल में जानने के लिए ये सीरो सर्वे किया। आप सभी को जानकारी है कि इससे पूर्व एक ICMR ने सीरो सर्वे किया था, जिसमें कि उन्होंने पूरे देश में सर्वे किया था और 0.07 प्रेवलेंस निकला था। ये दो प्रकार का सर्वे था। पहला था जिसमें सिटीज को जीरो प्रेवलेंस, मिनिमम प्रेवलेंस और मीडियम और मैक्सिमम प्रेवलेंस में क्लासिफाई किया था, और दूसरा था हैवी प्रेवलेंस डिस्ट्रिक्ट्स को, सिटीज को, जिसमें कि जब बहुत ज्यादा प्रेवलेंस था उनके सिर्फ कंटेनमेंट जोन में किया गया था। तो इसी प्रकार दिल्ली में यह सर्वे सिर्फ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कंटेनमेंट जोन में किया गया था और वहां पर यह सर्वे हमको यह बताता था कि यहां पर प्रेवलेंस या वायरस का एक्सपोजर एक लेवल से आगे हो चुका है। तो इसी को पूरी तरह एस्टिमेट करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव था कि दिल्ली की पॉपुलेशन में इन्फेक्शन प्रेवलेंस अमंग जनरल कम्युनिटी कितना हुआ है, यह जानने के लिए हमने ये सर्वे किया था। अब जैसे कि सर्वे के उसके रिजल्ट के बारे में जाऊं तो मैं आपको दो प्रकार की बातें बताना चाहूंगा कि सीरो सर्वे और जो एंटीबॉडीज का हमारे शरीर में जो जनन होता है या जो उसका आगे बढ़ाव होता है, वो पहले हमारा रिस्पांस, बॉडी का इम्यून रिस्पांस IgM जनरेट करता है। ये एंटीबॉडी चौथे से 5वें दिन और 5 से एसिम्प्टोमेटिक में 7वें दिन आ जाती है हमारे शरीर में।
तो इस एंटीबॉडी का ये प्रकार होता है कि ये एक्टिव इन्फेक्शन को दर्शाती है और 5 से लेके 21वें दिन तक इसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। 21वें दिन से ये ग्रेजुअली नीचे आना चालू हो जाती है। तो हमको अगर इसकी प्रेजेंस मिलती है तो ये हमको एक्टिव इन्फेक्शन दिखाती है, लेकिन चूंकि ये जल्दी राइज होती है और जल्दी फॉल होती है, इसलिए हमको टोटल एक्सपोजर के बारे में इसमें उतनी जानकारी नहीं मिल पाती। इसी के साथ एक दूसरा एंटीबॉडी रिस्पांस होता है जो कि IgG होता है। यह रिस्पांस थोड़ा सा लेट जनरेट होता है 14वें से 15वें दिन के दौरान, और इसकी एक सस्टेन्ड लॉन्गेविटी होती है, कुछ लंबे समय तक ये रहता है। चूंकि ये इन्फेक्शन एक नए वायरस के द्वारा है, ये मैं यहां पे आप लोगों को इसलिए हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि कितने समय तक ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रहती हैं, इसके बारे में अभी डिटेल साइंटिफिक स्टडी के लिए उतना समय साइंटिस्ट को नहीं मिल पाया है। तो ये हमें शने शने पता चलेगा कि इस एंटीबॉडी का हमारे रक्त में कितने समय तक मौजूद या प्रेजेंस रहती है, ये जानने के लिए। अब मैं इसके थोड़े से नतीजों के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो हमें नतीजा बेसिकली मिला है वो मिला है, ओवरऑल हमारा प्रेवलेंस है 22.86। ये हमारा प्रेवलेंस है एडजस्टेड प्रेवलेंस। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जो टेस्ट हमने उपयोग किया है एलाइजा टेस्ट, और एलाइजा टेस्ट ICMR ने उसको वो किया था और स्टडी की थी, और उसकी सेंसिटिविटी पाई थी 92.1 सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी थी 97.7। मतलब कुछ लोग इस सेंसिटिविटी के दायरे से अलग थे। तो इसको हमने जो आपने प्रेस में रिलीज में भी देखा होगा 23.48% जो प्रेवलेंस था, उस प्रेवलेंस को इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के साथ एडजस्ट करके हमने ये प्रेवलेंस किया है, और यही हमारा इस स्टडी के दौरान ट्रू प्रेवलेंस माना जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट, 11 में से 8 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में जिनका सीरो प्रेवलेंस 20% से ज्यादा आया है। इसमें सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें तो हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हमारी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है काफी 27% के आसपास इनमें प्रेवलेंस मिला है। मतलब ये हमको इंगित करते हैं कि यहाँ पर वायरस का एक्सपोजर यहाँ की पॉपुलेशन को, एक 27% पॉपुलेशन को ऑलरेडी तकरीबन हो चुका है। यही आपको ग्राफ के द्वारा भी दिखाई पड़ जाएगा। अगर हम इसके बाद हम ये अगर इसके ऑब्जर्वेशंस को कंपाइल करने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि ये हमको 8 डिस्ट्रिक्ट्स में 20% से ज्यादा है, और ये हमको एक बात और ध्यान दिलाता है जो कि मुख्य स्टडी की जो हम कम्युनिटी प्रेवलेंस की बात करते हैं वो ये है कि 6 महीने हमारे आज की तारीख में इस आउटब्रेक से हो चुके हैं लड़ते हुए, और दुनिया में इस वायरस का एक्सपोजर 6 महीने से ज्यादा हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखें तो हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन 22.86% ही आज की तारीख में इससे एक्सपोजर हुआ है या संक्रमित हम उसको मान सकते हैं। इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि हमारे लॉकडाउन वाले मेजर्स और जो कंटेनमेंट मेजर्स एक एग्रेसिव रूप से लिए गए, जिससे कि शुरुआत से ही हम लोग इसको इन्फेक्शन को एक उग्र रूप लेने से रोक पाए, वो एक हमको इसकी सफलता की ओर भी ध्यान दिलाती है। और साथ ही एक और बात जो मुख्य है वो है 77% जनता और 77% आबादी हमारी दिल्ली की आज भी वल्नरेबल है, मतलब कि वो इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है, जिनको अभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसमें मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जो कोमॉर्बिड कंडीशन से भी संक्रमित है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे जो नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स जो कि हम एग्रेसिव रूप से शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं आज के, वो हमको आगे भी उसी संक्रमितता से और इसी संलग्नता से आगे फॉलो करने हैं, जिसमें मुख्य है फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसमें कहा जाता है 2 गज की दूरी, यूज ऑफ मास्क, अप्रोप्रिएट मास्क हम लोग यूज करें। तीसरी चीज हैंड हाइजीन को हम लोग पूरी तरह से फॉलो करें, कफ के एटिकेट्स को फॉलो करें। ये हमारे कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनके द्वारा हम इस संक्रमण को अपनी अगली आबादी में फैलने से रोक पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर पॉल प्लीज। धन्यवाद। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आप सबके सामने एक साइंटिफिक स्टडी। ऐसी स्टडीज फ्रॉम टाइम टू टाइम करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम देख सकें कि ये पैंडेमिक किस तरह बढ़ रही है, कितनी पॉपुलेशन को इसने अफेक्ट किया है, हमें लेसन्स क्या मिले हैं। तो जो 4 बिंदु मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा
जो कि जो इतना अच्छा एफर्ट किया है एनसीडीसी ने दिल्ली सरकार के साथ मिलके, उसको ये उभार के आपके सामने आता है। उससे सबसे पहले है कि ये जो आज हम पिक्चर देख रहे हैं, 23% के लगभग ओवरऑल दिल्ली की पॉपुलेशन में संक्रमण हो चुका है और एंटीबॉडीज बन गए हैं। अगर उसकी हम पिक्चर देखें कि ये कब का है, ये जो प्रेवलेंस आई है ये किस डेट्स की हैं, तो ये ज़रूरी है जानना कि हमारा सर्वे जो हुआ था वो 27 जून से लेकर 10 जुलाई के भीतर हुआ था। डेटा कलेक्शन जो थी 5 जुलाई तक थी। तो ये लगभग हमें जो पिक्चर पेश करता है ये 3rd वीक ऑफ जून की करता है। 18-19 जून को जो सीन था ये उसको उद्धरित करता है। एंटीबॉडी बनने में, जैसे बताया गया, डॉक्टर सुजीत ने अच्छी तरह से पिक्चर के साथ समझाया आपको, आईजीजी एंटीबॉडी के लिए लगभग 14 दिन लगते हैं। तो लेकर चलिए कि ये 20 जून 19 जून के आसपास जो पिक्चर थी, उस समय अगर आपको ध्यान होगा तो बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे। 3000 से भी ज़्यादा केस पर डे लगभग हो रहे थे और उसके बाद में धीरे धीरे बदलाव आया और आज हम एक अच्छी पोजीशन तक पहुँचे हैं। तो पहला है कि ये किस समय को डिपिक्ट करता है, ये हमें उससे हमें मदद मिलती है सारी इस चीज़ को समझने के लिए। और ये एक जनरल दिल्ली का सीन है और बहुत बड़ा सर्वे किया गया, 20,000 से भी ज़्यादा व्यक्तियों का सर्वे किया गया और इसलिए हमें ये बहुत रोबस्ट डेटा है। इसको हमें जिसको समझ के हम इस्तेमाल करेंगे अपने डिजीज़ कंट्रोल में भी और सिटीजन्स को भी इसका पता होना चाहिए कि हम किस तरह से इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा दूसरा मुद्दा है और दूसरा पॉइंट यह है कि देखिए 6 महीने के बाद भी एक ऐसे शहर में जिसकी की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, घने एरियाज भी हैं हमारे, पेरी अर्बन पॉपुलेशन भी है, तो उसमें भी जो संक्रमण पहुंचा है वो 22-23% लोगों तक ही पहुंचा है। अगर इस तरफ से देखें, पहले क्लास अगर हम कहें कि किस तरफ है, तो ये दिखाता है कि जो मेहनत दिल्ली के वासियों ने करी, जो सरकार ने करी, जो अच्छी प्रैक्टिसेस अपनाई गई, वो इस बीमारी को सीमित करके रखा। बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन जो है वो बची हुई है और ये हमें श्रेय देना पड़ेगा हम सब जनता का सबसे पहले। और इसके अलावा जो कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी सरकार ने अपनाई और मंत्रालय ने और एनसीडीसी ने दिल्ली सरकार के साथ, एमसीडी के साथ मिलकर जो चलाई, उससे हम उस तक सीमित कर सके कि आगे इन्फेक्शन नहीं हो। ये दिखाता है कि अगर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो पेंडेमिक को पकड़ में रखा जा सकता है और ये हमें कॉन्फिडेंस देता है अपनी स्ट्रैटेजी में और अपनी अप्रोच में। और इस टाइम तक आप ख्याल रखिए कि 6 महीने हो चुके हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फैसला जो लॉकडाउन का हुआ था, उसका भी श्रेय, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका गेन भी दिखाई देता है। उसके साथ साथ जो तैयारी हुई, कंटेनमेंट हुई, उसके प्रोसीजर्स हुए, वो सब कुछ उसको दर्शाता है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम पीछे देखें तो ये वो सिचुएशन थी जिसमें कि हमारा अभी बीमारी, डिजीज एक्सेलरेट हो रही थी। 20, 22, 21 जून तक ग्राफ दिल्ली का तो था वो बढ़ रहा था। उसके बाद ये सब कुछ होते हुए भी और लाइफ नॉर्मल चलते हुए भी कोई नई रिस्ट्रिक्शन नहीं लाई गई। जब और तेजी लाई गई डिसीज कंट्रोल के लिए तो उसका असर दिखा। तो जिस वजह से, जिन वजहों से हमने इसको सीमित किया, उनको जब और भी पक्का किया गया, उसका रिव्यू लेने के बाद जुड़ के एक मेहनत की गई, तो हमें रिजल्ट मिला कि हम उस संक्रमण को और भी दबा सकते हैं। और आज कहाँ पे लगभग 3800-3900 पर डे केसेस हो रहे थे, आज 1000 से नीचे केसेस हो रहे हैं। ये भी दिल्ली ने करके दिखाया। तो ये भी हमें कॉन्फिडेंस देता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उभर के आ रही है इन टर्म्स ऑफ डिजीज कंट्रोल, दैट व्हेन यू वर्क इन अ सिस्टमैटिक वे, by contact tracing, by testing, by containment, by isolation, by quarantine, और एकजुट होकर उसको आप लागू करते हैं तो असर दिखाई देता। और इसके साथ साथ नॉर्मल जिंदगी को जीते हुए हम सब जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके सस्टेन कर पाए हैं, उसका श्रेय भी उसको चीज़ को जाता है। तो ये एक
जो स्टोरी लाइन है उसको आगे जो हुआ है उसमें जो कॉन्फिडेंस हमें दिखाई देता है एक कलेक्टिव अप्रोच का, वो भी इसमें चिन्हित हुई है जब हम आज इस सर्वे को देखते हैं। मेरा लास्ट पॉइंट है जो कि शायद सबसे महत्वपूर्ण है। अब याद रहे कि अभी भी 77% हम सब संक्रमित नहीं हुए हैं। संक्रमण हो सकता है। वायरस को वो सब व्यक्ति पसंद हैं जिनके अंदर अभी संक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि वो वहां पहुंचेगा। और 77% जो है नंबर बचा हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन हमें ये कोई गारंटी और लाइसेंस नहीं देता कि हम जो अपना चौकन्नापन है, जो हम अपने आप को केयर करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, मास्क की बात है, कफ एटिकेट की बात है, थूकना नहीं है इसकी बात है, आरोग्य सेतु अपनाना है, अपने एल्डरली को और वल्नरेबल कोमॉर्बिड वाले जो भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बचा के रखना है। वो सारे ही मुद्दे हमें अभी और चौकसी से और जोरों से आगे चलना है लेके, क्योंकि कभी भी ये वायरस इंडिविजुअल को, नंबर तो एक चीज होती है, लेकिन जब कि इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है तो जो उसका हश्र हो सकता है वो हमें और उसके फैमिली पे जो असर पड़ सकता है उसको हमने और अपने आप को और दूसरों को, व्यक्तियों को, परिवारों को, कम्युनिटीज को बचाना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन ये है कि अभी तक कंटेन कर सके हैं, स्ट्रैटेजी काम करती है और कंटेनमेंट में आगे जो इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखाई दिए जा रहे हैं वो भी सामने आ रहे हैं, वो एक्सप्लेन भी हो रहे हैं कि जब हम एफर्ट करते हैं ये सब संभव होता है। लेकिन आगे अभी भी हमें याद रखना है कि प्रिकॉशंस भी रहेंगी और जो डिजीज कंटेनमेंट के एफर्ट हैं उसमें भी कोई कमी नहीं हो सकती, और भी तेजी लाई जाएगी और भी ऊर्जा उसमें डाली जाएगी और सब मिलके जनता, सिटीजन्स, एमसीडी, दिल्ली सरकार और यूनियन गवर्नमेंट मिलके इस बीमारी को कंट्रोल में लाएंगे और हम कोरोना के अगेंस्ट इस फाइट को हम जीत के दिखाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन हमने एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रस्तुत करी है। बिफोर आई क्लोज, आई वुड लाइक टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थ्रू यू, टारगेटेड टू आवर डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। जैसा कि सेक्रेटरी महोदय ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हमारा देश में मोर्टेलिटी रेट इस बीमारी का अमंग द लोएस्ट है, लेकिन हमने उसको और भी नीचे लाना है अपनी क्वालिटी ऑफ केयर दे के। तो इस उपलक्ष्य में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नीति आयोग के साथ मिलकर एक नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स ऑन कोविड-19 का एक प्रोग्राम शुरू करना है कल से, जिसमें कि उम्मीद यह है कि उस रिमोट और वीडियो सिस्टम के साथ आउटरीच जो होगा वो हम उम्मीद करते हैं कि हर डॉक्टर जो जहां भी है हमारे देश में, बड़े शहर में, छोटे शहर में, कस्बे में, जहां भी वो काम कर रहे हैं, उनका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है कोविड-19 की, सीरियस मरीजों की, वो हम उनके सामने प्रस्तुत करें। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बदलती रहती है, इसलिए एक प्रक्रिया चालू कर रहे हैं कि हम नेशनल ग्रैंड राउंड्स करेंगे, क्लिनिकल बातें करेंगे और वो जो एक्सेस है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। covid.aims.edu/CGR, रिपीट कर रहा हूं, covid.aims.edu/CGR। मैं चाहूंगा कि हमारे सारे ही डॉक्टर भाई बहन सारे देश में इस सिस्टम के साथ, इन इवेंट्स के साथ, इन ग्रैंड राउंड्स के साथ जुड़ें, ताकि जैसे जैसे हमें इस बीमारी को टैकल करने की समझ बढ़ती जा रही है वो डिस्कस हो, आपके सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स होंगे एम्स के बाहर की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की, वो भी जुड़ेंगे। तो ये एक मुहिम की तरह हम आउटरीच करने की प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सब लोग इसमें जुड़ें। लेकिन आज हम एक साइंटिफिक स्टडी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उससे जो हमने सीखा है उसको संजोएंगे और उसको लेके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं एक ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। What has been the role of experts in the ministry in the whole COVID response? Have they contributed in any way? This is the role of the experts. जैसा मैंने
निवेदन किया था कि जो निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लिए जाते हैं वो साइंस और साइंटिफिक एविडेंस आधारित होते हैं। तो ये एविडेंस आप तभी अपने निर्णयों में ला पाएंगे जबकि इस प्रकार की कोई संस्थागत व्यवस्था हो। There has to be an institutional arrangement within the Ministry of Health to incorporate scientific evidence into decision making, into policy making. इस परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य मंत्रालय में एक JMG का गठन किया गया। ये एक तकनीकी ग्रुप है। इसकी अध्यक्षता डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज करते हैं जो स्वयं एक डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट हैं। और इस JMG के सदस्यों में एम्स के डॉक्टर्स हैं, इसमें ICMR के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसमें WHO इंडिया का जो उनका दफ्तर है उसके लोग हैं और इसमें अन्य गैर सरकारी सेक्टर्स के भी डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट हैं। समय समय पर ये JMG इनपुट्स देता है। उदाहरण के लिए जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था तो क्वारंटाइन की गाइडलाइंस क्या हों, लोगों को क्वारंटाइन किन परिस्थितियों में किया जाए, वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था हो, ये गाइडलाइंस बनाई गई थी JMG के इनपुट्स के आधार पर। इसके बाद टेस्टिंग जब हो रही है तो किस प्रकार के लोगों को आइसोलेट किया जाएगा, अस्पतालों में इलाज की प्रक्रिया क्या होगी, ट्राइजिंग किसी मरीज की जब वो अस्पताल पहुंचता है तो कैसे की जाएगी, ये सब भी JMG के इनपुट से प्राप्त होता है। साथ ही आप लोगों को समय समय पर मंत्रालय की ओर से हम जानकारी देते रहते हैं कि देयर इज़ ए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, एक मानक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है जो ये बताता है कि अगर आपको माइल्ड डिजीज़ है तो किस प्रकार की दवा खानी है, अगर मॉडरेट डिजीज़ है तो किस प्रकार का इलाज होना है, अगर सीवियर डिजीज़ है तो क्या इलाज होना है, इन्वेस्टिगेशनल थेरेपीज़ क्या हैं, उनका प्रयोग कब किया जाना है, ये सब इनपुट भी JMG के माध्यम से मिलता है। तत्काल जिस मुद्दे पर JMG विचार कर रहा है और निकट भविष्य में उस पर भी हम गाइडलाइन निर्गत करेंगे, वो ये है कि जो लोग कोविड से ठीक हो रहे हैं उनको कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। आप कोविड से तो ठीक हो गए, यू हैव रिकवर्ड, यू हैव कम होम, लेकिन उसके बाद सांस से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित, ऑप्थेल्मोलॉजिकल एस्पेक्ट से, रीनल एस्पेक्ट से तरह तरह की जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उसमें किस प्रकार की केयर की जाए, तो ये मुद्दा है जिस पर वर्तमान में JMG विचार कर रहा है। तो ये तो एक व्यवस्था है मंत्रालय के भीतर। एक अन्य व्यवस्था टेक्निकल टास्क फोर्स की है जिसमें डॉक्टर पॉल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और वो वैक्सीन और डायग्नोस्टिक्स और टेस्टिंग इत्यादि मुद्दों को देखते हैं और वहाँ से जो इनपुट मिलते हैं उसके आधार पर भी हम गाइडलाइंस निर्गत करते हैं। Number 11. I have two questions. One is for Dr. Singh. What was the age range of the subjects of the survey? And another question I have is for the Health Ministry. I saw that slide on testing, and Delhi is currently testing per million per day, if I remember correctly, about 3 times the national average. Yet Delhi missed. Delhi's current thing is 1.5 lakh around, I think, the current tally. So it missed this many cases for a population of 2 crore. We are talking about 46-47 lakh people. So are we worried, and does this survey in a sense prove what people have been saying, that our testing is not sufficient? Technical aspect. Are we worried in respect of Delhi? No, we are not. Are we satisfied? Partially, not fully. We need to see these numbers stabilize over a period of time. Did Delhi test enough? Now this is a question which requires a elaborate answer, but I'll try to summarize this in the next few sentences. Let's look at first week of June. जून के पहले सप्ताह में दिल्ली में औसत लगभग 9-9.5 हजार टेस्ट किए जा रहे थे। दिल्ली का पॉजिटिविटी प्रतिशत लगभग 37% था। 37% was the positivity rate in the first week of June, जब आप लगभग औसतन 9.5 हजार सैंपल प्रतिदिन टेस्ट कर रहे थे।
और उस समय इस प्रकार की संभावना व्यक्त की जा रही थी कि दिल्ली में लाखों लाख केस हो जाएंगे और दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। और उस समय केंद्र सरकार ने अनेक डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स, जिसमें डॉक्टर पॉल नीति आयोग से, प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया डायरेक्टर एम्स नई दिल्ली से, डॉक्टर बलराम भार्गव डीजी आईसीएमआर, डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह डायरेक्टर एनसीडीसी, इन सबको आमंत्रित किया और ये कहा कि आप दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करें और एक व्यापक स्ट्रैटेजी बनाएं जिस पर दिल्ली सरकार अमल करे और देखें कि स्थितियां कितनी सुधर पाती हैं। ये जून के पहले सप्ताह की बात है। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनाई गई जो डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स ने बनाई, साइंस बेस्ड एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी, जिसमें ये कहा गया कि हालांकि उस वक्त भी दिल्ली के जो औसत प्रतिदिन टेस्ट थे वो देश के एवरेज से ज़्यादा थे, आपको इसको कहीं अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। अब जुलाई के पहले सप्ताह की पिक्चर आपको बताते हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली में औसतन 25,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे थे। दिल्ली का एवरेज 9% आ गया था, आज और घट गया है। जहां जून में दिल्ली ने एक दिन में 3,900 पॉजिटिव केस एक दिन में रिपोर्ट किए थे, कल दिल्ली ने केवल 950 केस रिपोर्ट किए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो स्ट्रैटेजी इन सब लोगों ने बनाई और जिसका पालन दिल्ली सरकार ने किया, उस स्ट्रैटेजी में बेहतर कंटेनमेंट किया गया, बेहतर सर्विलेंस किया गया, हाउस टू हाउस सर्च की गई, टेस्टिंग को 3 गुना बढ़ा दिया गया। टेस्टिंग में जो लोग पॉजिटिव और लक्षण वाले पाए गए उनको फिजिकली डेंस पॉपुलेटेड इलाकों से बाहर निकालकर कोविड केयर सेंटर या अस्पतालों में ले जाया गया और उसकी वजह से ये आज की स्थिति हम देख रहे हैं। तो उस हद तक संतोष किया जा सकता है। जो डॉक्टर पॉल पहले कह रहे थे कि अगर आप साइंस बेस्ड स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर पूरा बल देते हैं, तो आज भी आप स्थिति को किसी भी इलाके में, दिल्ली तो एक उदाहरण है, आप नियंत्रण में ला सकते हैं। अब एक हिस्सा रह गया आपके सवाल का, वो ये है कि कुछ लोग तो छूट गए। तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा डॉक्टर सुजीत के प्रेजेंटेशन पर, जो प्रारंभ में ही उन्होंने कहा था कि जब भी इस प्रकार की कोई महामारी पेंडेमिक फैलती है तो कुछ ना कुछ लोग जो एसिम्प्टोमेटिक या प्री सिम्प्टोमेटिक होते हैं वो हमेशा छूट जाते हैं, भविष्य में भी छूटेंगे वो। लेकिन आपका प्रयास ये होना चाहिए कि अगर आप नदी के बीच में खड़े हैं नाव पर और आपके हाथ में जाल है, तो आपका जाल इतना बड़ा हो और आप इस तेजी से उसको फैलाएं कि अधिकांश मछलियां उस जाल में आएं। आप ये नहीं कह सकते कि नदी के बीच में खड़े होकर जिसमें मछलियां भरी हुई हैं आप एक छोटा जाल लेकर फिशिंग करने के लिए उतरेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी का अंतर है। तो वो स्ट्रैटेजी के अंतर को एड्रेस किया और उस एड्रेस करने के परिणाम दिल्ली में निकले। 114 तो सेकंड में एज ग्रुप, हाँ, में एज ग्रुप हमने जो लिया 1 साल से बड़े वाले और पूरे एडल्ट पॉपुलेशन को लिया, इसमें 2 में डिवाइड किया था हमने, लेस देन 18 ईयर्स और ग्रेटर देन 18 ईयर्स। ये हमारा सैंपल डिज़ाइन था और हमने पूरी पॉपुलेशन को डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन से प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन सर्वे के हिसाब से सैंपलिंग की थी। इस वॉज ए 3-stage सैंपलिंग डिज़ाइन। 114 Sir, this side to your right. Sir, firstly, if you combine and see the numbers of the Sero study and then also look at the trend of Delhi, does it show that that Delhi has passed the peak? Because yesterday AIIMS director has had basically referred to this. So if you look at both the studies, trends, has Delhi passed its peak? Secondly, there are multiple vaccines being developed across the world. What will be India's strategy on choosing those vaccines for its 1.3 billion population? I'll take, ओके, तो आई टेक द फर्स्ट पार्ट जो आपने कहा अभी कि जो ट्रेंड हमें दिख रहा है। देखिए, वायरस का बिहेवियर हमें समझना पड़ता है कि एक ससेप्टेबल जब पॉपुलेशन वायरस को मिलती है, मतलब 100% लोगों को वो इन्फेक्ट कर सकता है।
तब बट नेचुरल है, इन्फेक्शन रेट हमारा ज्यादा होता है, इन्फेक्टिविटी ज्यादा होती है और ज्यादा लोग संक्रमित होते हैं। इसको अगर हम सब क्लासीफाई करके देखें तो हमारे, हालांकि इसमें और फैक्टर्स भी आते हैं, लेकिन दिल्ली की पॉपुलेशन जब पूरी ससेप्टेबल थी तब हमारा इन्फेक्शन रेट ज्यादा था। लेकिन एक लेवल के बाद जब वायरस को ज्यादा लोग नहीं मिलते तो वायरस उससे कम लोगों में जंप कर पाता है। तो हमारा ये, लेकिन जो आपका मेन क्वेश्चन है कि अगर हम इसको सीरो सर्वे को उससे कोरिलेट करें तो इसको अभी हम इतने परफेक्टली नहीं कह सकते। कारण इसलिए क्योंकि विभिन्न दुनिया के देशों में ये सर्वे किए गए हैं और सर्वे के द्वारा हम इस पूरी तरह से इस ट्रेंड को ये नहीं कह सकते कि यहां पर खत्म हो गया है, क्योंकि ससेप्टेबल पॉपुलेशन अभी भी मौजूद है और ससेप्टेबल पॉपुलेशन पर वायरस का जंप करने का उतना ही अभी भी प्रावधान है। तो इसलिए हमको इसको दोनों तरह से देखना पड़ेगा। आगे हम इसको मॉनिटर करेंगे इस प्रकार से, और जब एक समय आएगा तो हम साइंटिफिक एविडेंस के साथ उसको भी आपसे कहेंगे। और अगर हम उसको ऑप्टिमिस्टिक तरीके से आगे बढ़ाएं एज अ मैसेज, अगर हम अपनी चौकसी बरतते रहेंगे, हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को अच्छा रखेंगे, मास्क पहनेंगे या करेंगे, तो वायरस के लिए उतना ही मुश्किल होगा और हो सकता है फिर इसके बाद वो ऊपर ना आए। तो एक तरह से सोचा जाए तो पीक जो है वो हमारे हाथ में भी है, कि उसी का इंतजार नहीं कर सकते कि वो सबको इन्फेक्ट करे और फिर अपनी मर्जी से वो पीक बना के बैठे। हम ऐसे भी लेना चाहिए कि यहां तक अगर हम लेके आगे हैं आज मिलजुल के, तो क्यों नहीं इसको और मुश्किल करें वायरस के लिए कि वो आगे ना ही बढ़े। और अगर वो होगा तो पीक हो चुकी होगी, लेकिन अगर हम इसको स्पॉइल करते हैं, इसको संजो के नहीं रखते, हम अपने जो कंट्रोल स्ट्रैटेजीज हैं उसमें एनर्जी कम करना शुरू करेंगे, तो फिर वायरस अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। तो डॉक्टर सुजीत ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, यही एक सच्चाई है। जो वैक्सीन के बारे में आपकी सवाल है, उसका पहली बात है कि हम इस वैक्सीन की जर्नी में एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये हमें उम्मीद देता है, होप देता है, और इसमें हमारे देश को अग्र श्रेणी में हम देखते हैं जब, तो गर्व भी होता है और प्रॉमिस भी हमें दिखाई देता है, अपने लिए ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए, मानवता के लिए। अब कल की खबर है कि 2 वैक्सीन्स ने रिएक्टोजेनिसिटी दिखाई, इम्यूनोजेनिसिटी दिखाई, वुहान वैक्सीन ने और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ने, और उन्होंने ये भी दिखाया कि ये सेफ है, माइल्ड से साइड इफेक्ट्स होते हैं और एंटीबॉडीज बन जाती हैं और टी सेल रिस्पॉन्स भी आती है। तो ये जो आया है नतीजा, ये हमें और भी एनकरेज करता है। और हमें उसमें ये भी बात दिखाई देती है कि उनमें से एक वैक्सीन जो है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, उसके जो बनना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है, ऑलरेडी हमारे एक अच्छी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, उनके साथ उनका एग्रीमेंट है, और हमारी ये एक बहुत अच्छी शिरोमणि कंपनी जो लाखों करोड़ों वैक्सीन पहले बना चुकी है, अभी तक के जो कार्यक्रम हैं वैक्सीन के, वो आगे बनाने में सक्षम है और मिलियंस ऑफ डोजेस बनाने की ताकत रखते हैं। और वो, क्योंकि वो फेज 1 फेज 2 के अब रिजल्ट्स आगे हैं, मैं समझता हूं कि वो अब तैयार हैं कि वो फेज 3 देश में करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और इस तरह से हम सारा देश एक वैक्सीन की तरफ आगे बढ़ रहा है इस वैक्सीन के द्वारा। इसके अलावा आपको मालूम है कि भारत के इंडिजिनस 2 वैक्सीन फेज 1 फेज 2 ट्रायल में आगे हैं और वो अपने तरीके से इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। वैक्सीन जैसे जैसे उपलब्ध होंगे, जैसे जैसे उनमें सक्सेस आनी शुरू होगी, स्टॉक पाइल बनना शुरू होगा, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, तो भारत सरकार किस तरीके से इसको किस तरह से सब नीडी जो व्यक्ति हैं उन तक पहुंचना है, उसको किस तरह से लिया जाएगा, इसकी चर्चा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और हम अपनी तैयारी में कोई भी चूक नहीं रखेंगे कि इस वैक्सीन को अगर कोल्ड चेन से पहुंचना है तो कैसे पहुंचे। ये अगर वैक्सीन अडल्ट्स में दिया जाना है, आज तक जो वैक्सीन है तो बच्चों को देते थे, 2.5 करोड़ बच्चों को दे जाते हैं 4-5 बारी फर्स्ट ईयर में। अब जब सबको देना है, पता नहीं 2 डोज भी देना पड़े और सब तक पहुंचना है, तो ये एक नया एक डायमेंशन है। ये पहले किसी ने ये डायमेंशन नहीं देखी इस प्लेनेट पे, देश को तो एक तरफ छोड़ ही दीजिए, लेकिन आप जानते हैं कि देश इस तरह के मुहिम के काम करने में पूरी तरह से सक्षम है। हमारे इलेक्शंस जो होते हैं वो एक बहुत नतीजे दिखाते हैं कैसे हम सारे धरातल तक पहुंच के एक इफेक्टिव प्रोटोकॉल ड्रिवन कार्यक्रम को हम कार्यान्वित करते हैं। तो जैसे जैसे
वैक्सीन की और अवेलेबिलिटी की ओर हम बढ़ रहे हैं, अफोर्डेबल अवेलेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, उसी तरह से इन पैरेलल उसको कैसे धरातल तक लेके जाना है, कैसे पहुंचना है, वो थिंकिंग, वो डिस्कशन, वो प्रोग्राम भी साथ साथ बन रहे हैं। थैंक यू। 17. सर, मेरा दो सवाल है। मैं नितिन हूँ, डीडी न्यूज से। पहला है कि पिछले 2 हफ्तों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है, यह एक चिंता का विषय है। इस बारे में कैसे इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? दूसरा सवाल है कि दिल्ली में रैपिड एंटीजन टेस्ट कई फॉल्स निगेटिव आ रहे हैं, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? पहला तो जो प्रश्न था वो पॉजिटिविटी का है, बढ़ती हुई पॉजिटिविटी, जो हम समय समय पे राज्य सरकारों से और संघ शासित क्षेत्रों से विमर्श करते हैं, रिव्यू करते हैं। वहाँ पहली बात जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सरकारों से साझा करता है वो ये है कि बढ़ती पॉजिटिविटी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। Let the high number of positive cases not overraw the state governments and the people who are engaged in management of this disease. जब आप एग्रेसिवली टेस्ट करेंगे तो शुरुआती दौर में आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, लेकिन जब आप उस एग्रेसिव टेस्टिंग को एक स्तर पर मेंटेन करते हैं, यानी दिन ब दिन आप उतने ही टेस्ट कर रहे हैं जैसा दिल्ली ने करके दिखाया, अन्य जगह अब कर रहे हैं, इस उदाहरण को फॉलो करते हुए, तो पॉजिटिविटी रेट इवेंचुअली कम्स डाउन एंड दैट इज व्हाट द गाइडेंस ऑफ WHO इज ऑल्सो देयर विच वी हैव शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये तो पॉजिटिविटी रेट का है। अब आप जो फॉल्स नेगेटिव की बात कर रहे हैं, मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। शुरुआत में जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था तो केवल RT-PCR टेस्ट होते थे और उसको गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी माना जाता है टेस्टिंग के दृष्टिकोण से। RT-PCR की लैब्स की संख्या भी प्रोग्रेसिवली बढ़ी और जो हमारी क्षमता थी लोगों को टेस्ट करने की वो भी बढ़ी। लेकिन उसके बाद रैपिड एंटीजन टेस्ट भी आ गए जो कि आधे घंटे में आपको रिजल्ट दे देते हैं। तो जब ये टेस्ट आए तो एक संयुक्त गाइडलाइन निर्गत की गई सभी राज्यों को, जिसमें ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट कहाँ करने हैं, और रैपिड एंटीजन टेस्ट में जो पॉजिटिव आते हैं वो तो 100% पॉजिटिव हैं ही, उस पर बहस नहीं है। जो नेगेटिव आते हैं बशर्ते कि उन लोगों में लक्षण भी हों, इफ द नेगेटिव केसेस आर ऑल्सो सिम्टोमेटिक देन दे मस्ट अंडरगो RT-PCR टेस्ट। ये भी बोला, क्योंकि इसमें भी कुछ कंफ्यूजन रह गया था, तो इसलिए संयुक्त जो दिशा निर्देश निकले उनमें ये भी कहा गया कि अगर उस दिन जिस दिन टेस्ट हुआ उस दिन वो एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन 2 दिन बाद उनमें लक्षण आ जाते हैं, तो उस परिस्थिति में भी उनको RT-PCR टेस्ट करना है। अब अगर दिल्ली का हम उदाहरण देखें तो दिल्ली में 18 जून से 21 जुलाई के बीच में, क्योंकि ये आंकड़े मेरे पास हैं, ये मैं आपको साझा कर सकता हूं, बाकी आंकड़े भी उपलब्ध हैं विच वी कैन डिसेमिनेट इफ एनीवन रिक्वायर्स। 18 जून से 21 जुलाई के बीच में 3,63,172 एंटीजन टेस्ट एडमिनिस्टर किए गए और इनमें 6.33% पॉजिटिविटी आई। 6.33 of people who took rapid antigen test out of this 3,63,000, which is roughly 23,000, they tested positive. But a large number also tested negative. Out of that large number, those who were symptomatic and tested negative, they were only 2,294. And these 2,294 then underwent RT-PCR test. उसमें 348 लोग पॉजिटिव पाए गए, यानी प्रतिशत के हिसाब से लगभग 15% लोग जो कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव थे लेकिन जिनके पास लक्षण थे वो RT-PCR टेस्ट होने में पॉजिटिव हो गए। तो ये दिखाता है कि क्योंकि एक प्रोटोकॉल था जो कि ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्गत किया था और क्योंकि उस प्रोटोकॉल की जानकारी दिल्ली सरकार को और सामान्य जो 11 जिले हैं उनके प्रशासन को थी,
तो इसलिए ये लोग भी उस नेट से बाहर नहीं निकल पाए और पॉजिटिव होने की वजह से उन पर जो भी, अगर उनको होम आइसोलेशन में रखना था तो वो किया गया, अगर उनको कोविड केयर सेंटर में ले जाना था तो वो किया गया। तो इसलिए एक प्रोटोकॉल है। ये बात, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में जो लोग नेगेटिव आते हैं और जिनको लक्षण होते हैं उनको RT-PCR टेस्ट में वो पॉजिटिव भी आ जाते हैं, तो फिर उस अनुरूप कार्रवाई की जाती है। 33. हूँ TV9 भारतवर्ष से। सर, बिहार अभी सेंट्रल टीम गई थी, वहाँ के हालात बहुत खराब हो रहे हैं और कई तरह के विजुअल्स आ रहे हैं कोरोना संक्रमण में लोगों को लेके। किस तरीके से देखते हैं और वहाँ की क्या स्थिति आप लोगों ने देखी है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीजों को लेके? लव, वुड यू वांट टू टेक दैट क्वेश्चन? ये बिहार गए थे केंद्रीय टीम का नेतृत्व करते हुए। जैसे कि आपकी नॉलेज में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ चर्चा करते हुए अपनी टीम्स समय समय पर भेजती रहती है। डिफरेंट स्टेट्स में हम लोग जाते रहते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग, यानी कि मैं, साथ में डायरेक्टर NCDC और एम्स के हमारे क्लिनिशियन, हम लोग बिहार गए थे। वहाँ पर मुख्यतः जो हमने देखा है वह यह है कि जब माइग्रेंट पॉपुलेशन वहाँ पर वापस गई थी तो स्टेट ने उसको बड़े अच्छे ढंग से मैनेज किया और केसेस का स्प्रेड रोकने में स्टेट काफ़ी हद तक सफल रही। उसके साथ ही जब केसेस की दर वहाँ पर थोड़ी बढ़ने लगी तो स्टेट ने एक बड़े प्रोएक्टिव स्टेप के रूप में पूरी स्टेट में वहाँ पर लॉकडाउन इस मंथ एंड तक लगाया हुआ है। कि टेस्टिंग लिंक विद कंटेनमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। तो जिसके तहत हमने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो उनके कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तरीके से बनाया जाए, उसके हिसाब से उसको मॉनिटर किया जाए। और उसमें भी सबसे मुख्य अंश है कि पेरीमीटर कंट्रोल के साथ साथ हम जितने भी वहां पर हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं उनको एक्टिव केस सर्च से केस आइडेंटिफिकेशन में सारी और ILA केसेस को हम लोग आइडेंटिफाई करें। तीसरा बिंदु जो इसमें एक मुख्य बिंदु है कि जो है हमारा लॉकडाउन का फेज जो बिहार में अभी चल रहा है, इसको हम सही ढंग से सदुपयोग करें और वहां पर हम अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करें। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के संबंध में एक और मुख्य अंश है कि हॉस्पिटल बनाना, हॉस्पिटल डेडिकेट करने के साथ साथ हम वहां पर जो हमारा हॉस्पिटल स्टाफ है उसकी कैपेसिटी अपग्रेडेशन भी साथ ही लें। जैसे कि इससे पहले हमने आपको बताया कि एम्स दिल्ली के साथ मिलकर हमने एक वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जिसके थ्रू हम वहां पर क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट और पर्सनल प्रोटेक्शन और ट्राइजिंग से संबंधित टेक्निकल जो नॉलेज है वो डिसेमिनेट करते रहते हैं। और उस विजिट के साथ ही आज भी एक और सेमिनार जो है एम्स दिल्ली ने वहां के 80+ जो हॉस्पिटल्स उन लोगों के साथ की है। चौथा एक मुख्य अंश है कि साथ ही जब हम ये हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करें तो पेशेंट एक्सपीरियंस एक बहुत मुख्य अंश होता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अगर कहीं पर भी कोई कोविड पेशेंट पॉजिटिव आए तो एक थोड़ा बहुत डर, एक भय, एक शंका जो होती है, उसके लिए एक प्रोएक्टिव वे में कैसे सिस्टम बनाया जाए कि उस पेशेंट को हम लोग इंटरेक्ट कर सकें, उसको हॉस्पिटल टाई अप या होम आइसोलेशन जैसे कि गाइडलाइंस कहती है उसके अंतर्गत उसका ट्रीटमेंट हो सके। उसके लिए जैसे कि दिल्ली में और बहुत सारे राज्यों में किया गया है, क्या हम IT का इस्तेमाल करते हुए बेड वैकेंसी पोजीशन दिखाते हुए साथ में उन पर्टिकुलर पेशेंट को एक सीमलेस एम्बुलेंस सर्विस से टाई अप करते हुए उसको हम एडमिशन या होम आइसोलेशन और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलोअप कर सकें। इसके बारे में हमने स्टेट से चर्चा की है। स्टेट में काफी पॉजिटिव स्पंदना थी और हम आशा करते हैं कि ऑलरेडी स्टेट में काफी जो काम हुआ है उसी के चलते हुए स्टेट में अच्छे ढंग से केसेस मैनेज हो सकेंगे। 260. Hello. Yeah.
So, sir, yesterday the AstraZeneca and Oxford's vaccine trial showed some promise. Okay, now Serum Institute wants to conduct a phase 3 trial. Would the Indian government be providing the same sort of expedited process to Serum Institute as it provided Bharat Biotech? That's one. And second, in the US government and the UK government have provided funding for various vaccine projects. Okay, will the Indian government also be considering something similar, say through the PM CARES fund for the vaccine development so that the cost can be reduced? The answer to both is yes. Regulatory facilitation will be ensured. It's already being undertaken and being done, as well as, if required, the resources need to be supplemented. That will be actively considered. The Government of India will leave no stone unturned to ensure that people of India and the international community has access to an Indian vaccine at the earliest possible. So every possible facilitation will be ensured, making sure that the vaccine trials are done with scientific rigor, ethical rigor, and we arrive at a vaccine option that's affordable. Therefore, all efforts will be made. Sir, online question. Add on regulation. You see, right from the time the pandemic began, the CDSCO, that is the Indian National Regulator, has put in place a accelerated approval process which is uniform, universal, applies to all applicants. So we will not be going out of our way for a specific applicant. This